हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। आज हमारी केमिस्ट्री की क्लास 2 है। कल हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट 1 पढ़ी थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। उसमें हमने एटम, मॉलिक्यूल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में जाना। आज हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कल जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था वो फेल क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे। जब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल हो गया ड्यू टू 2 बिग रीजंस। जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था वो 2 बिग रीजन से फेल हो गया था। उसका पहला रीज़न ये था कि उसका फर्स्ट रीज़न था स्टेबिलिटी ऑफ एटम। मतलब वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं समझा पाए थे। स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं समझा पाए थे। इसका हिंदी मीनिंग होता है परमाणु की स्थिरता। परमाणु की स्थिरता नहीं समझा पाए थे वो। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते वक्त एनर्जी को लूज़ करेगा और जाके प्रोटॉन से कोलाइड करेगा। तो वो ये नहीं समझा पाए थे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, ये तो सभी को पता है। तो वो रिवॉल्व करेंगे तो अपनी एनर्जी लूज़ करेगा, तो प्रोटॉन उससे कोलाइड कर बैठता है। तो ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और उसका सेकंड, उनने 2 रीज़न्स है, तो सेकंड रीज़न ये है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं समझा पाए थे वो। जब आप किसी गैस के एटम को लेकर ये गैस का एटम है, गैस के परमाणु को लेकर जब आप कोई लाइट पास करेंगे गैस के एटम को लेकर, तो जैसे हमने ये एक एटम लिया, एटम से हमने यहाँ लाइट पास करी, तो उसमें से कुछ पर्टिकुलर कलर्स स्पेक्ट्रम में दिखाई पड़ते हैं। कुछ पर्टिकुलर कलर्स, अलग अलग टाइप के कलर्स उसमें दिखाई पड़ते हैं। तो या कुछ पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम वेव्स दिखाई पड़ती है और कुछ दिखाई नहीं पड़ती है। तो वो इन बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो इन बातों को एक्सप्लेन करने के लिए कौन आए? इन बातों को एक्सप्लेन करने के लिए आए नील बोहर। तो आज हम पढ़ेंगे नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल का हिंदी मीनिंग होता है नील बोहर का परमाणु मॉडल। तो उन्होंने वही एटॉमिक मॉडल को ही समझाया है, लेकिन रदरफोर्ड का जो उनने एटॉमिक मॉडल समझाया था वो फेल हो गया था। इसलिए अब ये नील बोहर ने एटॉमिक मॉडल को और अच्छी तरीके से समझाया है। उसकी जो हमने 2 रीजंस बताया वो नील बोहर्स ने हमें समझाया इसमें क्या है करके। चलिए देखते हैं। Neil Bohr in 1913 presents an atomic model on the basis of Planck quantum theory in order to remove the defect of Rutherford's atomic model। वही बताया गया है इसमें कि जो नील बोहर ने उसने प्लैंक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से जो डिफेक्ट थे, रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल जो सिद्धांत उनने बताया था उसके डिफेक्ट उनने प्लैंक क्वांटम थ्योरी के ऑर्डर से उसको रिमूव किया। तो इसके मेजर्स पोस्टुलेट्स आर, इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, तो हम देखते हैं क्या है। तो इसमें फर्स्ट है एटम हैज़ अ सेंट्रल कॉल्ड न्यूक्लियस। ये तो कल भी हमें रदरफोर्ड ने बताया कि जो परमाणु होता है, परमाणु का
जो सेंट्रल पार्ट होता है परमाणु का, सेंटर पार्ट होता है वो नाभिक कहलाता है। नाभिक यानी कि न्यूक्लियस। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगी। मैं इंग्लिश मीडियम की टीचर हूँ, तो थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश करें। तो ये तो रदरफोर्ड ने भी हमें बोल चुके थे कि एटम हैज़ अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, नाभिक, जिसे हम केंद्र भी कहते हैं। तो बोहर ने हमको सेकेंड एटॉमिक मॉडल का ये सेकेंड सिद्धांत बताया है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स विथ फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करती है, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं हो सकता। कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि हर जगह ऐसे 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 घूमते रहेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हर जगह पर नहीं हो सकता, कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स पे होता है। जैसे कि यहाँ कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स पे रहता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। यानी कि इसका कहने का मतलब है कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में। तो रदरफोर्ड का कहना ये था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, मतलब उनका कहना यह था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर में ऐसे ही कहीं भी घूमते रहते हैं। लेकिन ये रॉन्ग है। जो न्यूक्लियस है और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट्स पे रहते हैं, मतलब कोई भी रेडियस में हो सकता है। रदरफोर्ड के हिसाब से रदरफोर्ड के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि जो न्यूक्लियस है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहीं भी हो सकते हैं, पूरे सर्कुलर मोशन में कहीं भी होते हैं, वो उसके ऑर्बिट कहीं भी रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन बोहर ने इसे हमें बताया कि जो ऑर्बिट्स होते हैं किसी पर्टिकुलर रेडियस पे होते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, कोई भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होते हैं और पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्बिट्स पे होते हैं। फिक्स्ड ऑर्बिट्स का मतलब होता है कक्षाओं में, फिक्स्ड कक्षाओं में। उसके अलग अलग एक कक्ष होते हैं जिस पे वो रिवॉल्व करते हैं, जिस पर वो घूमते हैं। इसका कहने का मतलब सीधा यही है कि रदरफोर्ड ने जैसे हमें बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, यानी कि वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, कहीं भी रहते हैं। पर ये गलत है, ये फेल हो चुका था इसी वजह से कि वो हर जगह पर नहीं रहते, वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रहते हैं, फिक्स्ड एनर्जी में रहते हैं, फिक्स्ड वेलोसिटी में रहते हैं। यही इसका सेकेंड निष्कर्ष है। अब थर्ड है क्वांटाइजेशन कंडीशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन कंडीशन। अब हम इसे देखेंगे कि क्या है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट्स
for which the angular momentum is integral multiple of h by 2 pi। मतलब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है, पर बोहर के एटॉमिक बस वहाँ रिवॉल्व करेगा जहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्या हो, एंगुलर मोमेंटम। मतलब रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटम में कहीं भी रिवॉल्व कर सकते, कहीं भी, पर बोहर के अकॉर्डिंग बस वहाँ रिवॉल्व करेंगे जहाँ पर क्या हो, एंगुलर मोमेंटम। मैं आपको आगे बताती हूँ कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो जैसे हम ये कह रहे थे कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है, पर बोहर के अकॉर्डिंग बस वहाँ रिवॉल्व करेगा जहाँ एंगुलर मोमेंटम हो, या L बराबर h/2 पाई यहाँ हो, यहाँ पे बस रिवॉल्व करेगा इस रूल के हिसाब से। तो ये नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वांटाइजेशन कंडीशन। इसमें बोला गया है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। इसमें क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन्स revolves only in those circular orbits for which the angular momentum is integral multiple of h/2 pi। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहाँ पर उसका मोमेंटम या तो h/2 पाई हो या 2h/2 पाई। जो जैसे ये एक एटम है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ये ऑर्बिट हमने लिए, तो ये इसका जो मोमेंटम है वो क्या होगा, L = h/2 पाई। तो हम फिर अगर इसमें सेकेंड ऑर्बिट लेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो वो क्या होगी, 2h/2 पाई, 2h/2 पाई होगी। इसमें इसकी हम डेफिनेशन को फिर से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। मतलब जैसे कि मैंने समझाया कि इसकी जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए। जैसे कि हमने इसमें ये एक ऑर्बिट लिया, अब एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, इसके एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई से होगा, 2 पाई से रिवॉल्व होगा, उसके एंगुलर मोमेंटम से इंटीग्रल मल्टीपल होके h/2 पाई। जैसे हम नेक्स्ट ऑर्बिट लेंगे तो इसमें होगा 2h/2 पाई, इस तरीके से होगा। तो अब यहाँ क्या बोला है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, जो फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल हो उसे हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका इस तरीके से लिखेंगे हम NH/L
2 पाई। तो इसमें n क्या है, n क्या है इसमें, n क्या होता है, n होता है इंटीजर, n होता है इंटीजर। n n क्या है हमारा, इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक। तो इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला नहीं है, मतलब इसे L इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई में n क्या है, इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में हम कहते हैं पूर्णांक। लिखने कैसे, तो जल्दी से बंद कर। n इज इक्वल टू क्या होती है, सेल नंबर। n पूर्णांक मतलब हमें किसका पूर्णांक, सेल नंबर। सेल नंबर मतलब ऑर्बिट, ऑर्बिट को हम सेल नंबर भी बोलते हैं। उसका हिंदी मीनिंग होता है कक्षा। ऑर्बिट एक तरह कक्षा बोलना चाहिए इसको, कक्षा क्रमांक। तो n बराबर क्या होता है, तो आपकी पैसे भी जाएगा। तो इसमें सेल नंबर हम देखेंगे, n इज इक्वल टू सेल नंबर दी है, तो n इज इक्वल टू क्या होती है, 1। n इज इक्वल टू 1 को क्या कहते हैं, k। n इज इक्वल टू 2 को कहते हैं l। n इज इक्वल टू 3 को कहते हैं m। n इज इक्वल टू 4 को कहते हैं n। तो इसको अलग अलग वैल्यू होती है जिसको हम k, l, m, n कहते हैं। इसमें n की वैल्यू होती है अलग अलग। सेल नंबर यानी कि कक्षा क्रमांक, ऑर्बिट भी कहते हैं जिसे हम। जैसे किसी ने हमसे कहा इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बताइए सेकेंड ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो इसमें अगर हमको ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट निकालने के लिए बोला तो n की जगह पे हम 2 पुट करेंगे। n की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, 2। तो क्या आएगा, 2h अपॉन 2 पाई। तो n ही सेल नंबर को डिनोट कर रहा है, मतलब जो n रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, सेल नंबर, ये बोलते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है देखेंगे अब हम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के लिए सबसे पहले हम वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर R इंटू वेक्टर P। वेक्टर P क्या हो, वेक्टर P होता है मोमेंटम, वेक्टर P होता है मोमेंटम। तो इसमें क्या बोला है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर R इंटू वेक्टर P। तो वेक्टर क्रॉस इंटू वेक्टर P। तो मोमेंटम, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम होता है मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू mv हो जाएगा। तो यहाँ पे वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर R इंटू mv। p, वेक्टर P की जगह हमने क्या रख दिए, mv। जैसे कि यहाँ पे दिया है, ये एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट, तो इसमें रेडियस भी है, हम रेडियस ले लेते हैं इसमें। और जैसे कि ये दिया है, यहाँ पे हमने एक न्यूक्लियस ले लिया और ये एक ऑर्बिट है। तो ऑर्बिट क्या हो गया है हमारा, मास, और ये वेलोसिटी घूम रही है, यहाँ मूव कर रही है। तो ये हमने एक न्यूक्लियस ले लिया, तो यहाँ से इसकी हम डिस्टेंस लेंगे तो उसको क्या ले लेंगे हम, r, रेडियस।
क्या लेंगे, रेडियस। आर रेडियस ले लिया हमने, तो रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। आर त्रिज्या ले लिया हमने, तो ये वेलोसिटी और ये एक कोण बना रहा है 90 अंश का कोण, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 90 डिग्री। तो मास इंटू वेलोसिटी हम देखेंगे, मोमेंटम कितना होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो हम इसमें आर पुट करेंगे, पी की जगह हमने क्या पुट किए, एम वी। तो एम वी इसमें एंगुलर मोमेंटम बोला है, यानी कि इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम इसमें लेंगे साइन थीटा। जहाँ पे यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेक्टर एल इज इक्वल टू आर, वेक्टर आर क्रॉस एम वी, यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, क्रॉस प्रोडक्ट बोला है। क्रॉस प्रोडक्ट में हम सबसे पहले क्या लेते हैं, साइन 90। अगर जहाँ पर भी क्रॉस प्रोडक्ट बोला तो यहाँ पे वहाँ पे किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, साइन 90 का। तो आगे इसमें कितने का एंगल बना हमारा, एम वी आर साइन 90 का एंगल बना, तो हम यहाँ पे साइन 90 पुट करेंगे। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू एम वी आर। एल की वैल्यू कितनी निकली, हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एम वी आर। याद करने वाली चीज़ है ये, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम वी आर। इसे आप नोट भी कर सकते हैं, ये एक डेरिवेशन टाइप है। तो हम L की जगह पे क्या पुट करेंगे अब, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन बोलेंगे हम इसे। ये हो गई एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, हो गई। तो इसमें n क्या है हमारा, इंटीजर। n क्या है, इंटीजर। n इंटीजर मतलब कि क्या होता है, पूर्णांक। n है सेल नंबर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सेल नंबर के बारे में बताया। सेल नंबर होता है यानी कि कक्षा, उसकी ऑर्बिट। m क्या होता है, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसका मास, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। r क्या है, रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, यानी कि जो ऑर्बिट है उसकी त्रिज्या, जो हमने उसकी त्रिज्या ली है वो r है। और h क्या है, h है प्लैंक कांस्टेंट, h है प्लैंक कांस्टेंट। h की वैल्यू होती है 6.636 इंटू 10⁻⁻⁶ जूल सेकेंड। ये उसकी वैल्यू होती है प्लैंक कांस्टेंट h की। इसमें बोहर ने एक कंडीशन लगा दी है, एक कंडीशन लगा दी कि जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो हर तरह ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा। मतलब जैसे कि वो हर जगह पे रिवॉल्व नहीं करता, वो सिर्फ उन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जहाँ पर एम वी आर, h अपॉन 2 पाई या 2h अपॉन 2 पाई या 3h अपॉन 2 पाई हो। ये उसने ऐसी एक कंडीशन लगा दी थी बोहर ने। अब नेक्स्ट है फोर्थ रूल बताया है इन्होंने, वाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब है कि वाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे ये न्यूक्लियस है, तो इसमें न्यूक्लियस है, ये हमारा, ये क्या है, न्यूक्लियस, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक।
नाभिक कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब उसका हिंदी मीनिंग होता है केंद्राभूमिका बल। उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? केंद्राभूमिका बल। ये इसका हिंदी मीनिंग होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। अगर इस इलेक्ट्रॉन को गोल गोल घूमना है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को अगर गोल गोल घूमना है, इसको अगर रिवॉल्व करना है, गोल गोल घूमना है, तो इसको एक फोर्स लगाना पड़ेगा सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो जो फोर्स जो लगाएगा उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं जैसे जब अर्थ सन के अगल बगल घूमता है। जो सन है ये मतलब हमारा सूरज है, और ये जो हमारी पृथ्वी है, जैसे जब अर्थ सन के अगल बगल घूमता है, यानी कि अर्थ है ये, अर्थ, और ये क्या है? सन। तो ये जो अर्थ है, जब ये सन के अगल बगल घूमती है तो अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगता है। अर्थ पे एक फोर्स लगता है जो सन की तरफ डायरेक्टेड होता है। यानी कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य में एक फोर्स लगाती है अर्थ। तो कौन सा फोर्स लगाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। हिंदी में उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। जो सन अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। जो सन यानी कि जो सूर्य है, जो पृथ्वी को अपनी तरफ जो खींच रहा होता है, उसी फोर्स की वजह से अर्थ क्या करती है? सर्कुलर मोशन में घूमती है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी हमें क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी हमें क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब हमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा हमें सेंट्रीपिटल फोर्स? तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा? तो सेंट्रीपिटल फोर्स देखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? एक चार्ज, आवेश। जैसे हमने दो चार्ज ले लिए Q1 Q2, तो ये जो दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है, जो फोर्स है, वही फोर्स प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। यही फोर्स हमें क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो फोर्स को हम कैसे लिखेंगे? FE इज इक्वल टू FC। FE यानी कि क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। FE क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। और ये FC क्या हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या हुआ? सेंट्रीपिटल फोर्स।
तो अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होगी, दो चार्ज पार्टिकल जैसे Q1 हो गया, Q2 हो गया, तो ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगती है, जो फोर्स लगती है, जैसे मान के चलो ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा न्यूक्लियस और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच एक फोर्स होगी, तो वही फोर्स प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स। जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगती है उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से ये बॉडी है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की, ये घूम रही है। तो अब हम देखेंगे न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? न्यूक्लियस में हमेशा कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उसमें पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज इसलिए होता है क्योंकि किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से। क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन होता है कि नहीं? तो हाउ मैनी प्रोटॉन इन न्यूक्लियस? तो कितने प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, पता है कुछ? प्रोटॉन में कितने न्यूक्लियस होते हैं? जितने एटॉमिक नंबर होते हैं। मतलब जो प्रोटॉन है उसमें कितने न्यूक्लियस होंगे? कि जितने कितने होंगे? जितने एटॉमिक नंबर होंगे। एटॉमिक नंबर मतलब, एटॉमिक नंबर का हिंदी मीनिंग होता है परमाणु संख्या। मतलब जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है हमारी, नाभिक में कौन सा चार्ज लगता है, कौन सा आवेश लगता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आवेश लगता है, किसकी वजह से लगता है? प्रोटॉन की वजह से लगता है। किसकी वजह से लगता है? प्रोटॉन की वजह से। ये नाभिक है, नाभिक में कौन सा चार्ज लगता है? पॉजिटिव चार्ज। किसकी वजह से लगता है? प्रोटॉन की वजह से लगता है। और प्रोटॉन में हाउ मैनी प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, मतलब जो नाभिक में कितने प्रोटॉन्स होता है पूछ रहा है। तो कितने प्रोटॉन्स होता है? जितना एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या। तो एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। तो कितने प्रोटॉन्स होते हैं, उसके जो नाभिक में कितने परमाणु होते हैं, उसके हिसाब से उसका एटॉमिक नंबर, उसका परमाणु संख्या बताई जाती है। तो एटॉमिक नंबर का सिंबल यानी कि उसका प्रतीक क्या होता है? एटॉमिक नंबर का प्रतीक क्या होता है? जेड। जेड होता है। तो जैसे कि एक प्रोटॉन को हम कितना बोलते हैं? एक प्रोटॉन को हम बोलते हैं +E। क्या बोलते हैं? +E। +E बोलते हैं। तो जैसे एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या हो गया, मतलब परमाणु संख्या का प्रतीक क्या हो गया? जेड। जेड हुआ। और एक प्रोटॉन को क्या बोलते हैं हम? +E। +E बोलते हैं। तो हमारा टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? ZE। क्या हो जाएगा? ZE। ZE हो जाएगा। तो इसके न्यूक्लियर चार्ज को हम कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज को क्या कहते हैं हम? +ZE।
जो ZE है इसे हम क्या कहेंगे, अब से हम इसे क्या कहेंगे, प्लस ZE कहेंगे। जैसे किसी ने भी बोला कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, प्लस ZE। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज को हम हिंदी में कहते हैं परमाणु प्रभार। जैसे हमसे किसी ने भी पूछा कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू होती है प्लस ZE। जैसे अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में देखा कि उसमें बताया कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होगी और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एक फोर्स होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। तो वैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम डिराइव करेंगे। तो इसमें डिराइव किया है कि Q1 Q2 एक चार्ज है, ये Q1 और Q2, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। तब हम इसमें डेरिवेशन करेंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इसका इक्वेशन हमारी सेकंड इक्वेशन निकल गई। यहाँ से हमारी सेकंड इक्वेशन निकल गई। ये कहाँ की निकली, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की सेकंड इक्वेशन निकल गई है। इससे पहले फर्स्ट इक्वेशन आप नोट करते चलिए। तो इसमें जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। अब इसमें R क्या है, डिस्टेंस है, और Q1 Q2 है, चार्ज है, आवेश है इसका। ये दोनों चार्ज है। इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो होता है R डिस्टेंस हुई। ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हुई वो क्या हुई, R डिस्टेंस हुई। और हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला है। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट है, यानी कि इसका मतलब होता है कि स्थिर है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्थिर है, और R क्या है, डिस्टेंस, ये दोनों के बीच की दूरी। ये दो चार्ज के बीच की फोर्स होती है। मैंने पहले ही बताया कि दो चार्ज के बीच की फोर्स होती है। Q1 Q2 ये दो चार्ज के बीच की फोर्स होती है। अगर दोनों चार्ज अपोजिट होंगे तो फोर्स अट्रैक्शन की होगी, और अगर दोनों चार्ज सेम होंगे तो फोर्स रिपल्शन की होगी। जैसे कि Q1 Q2 ये दोनों चार्ज क्या है, दोनों चार्ज अट्रैक्शन की नहीं है, ये रिपल्सन की है। दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, तो दोनों के लिए अलग अलग तरह का फोर्स लगता है। अब हम देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। मान लो एक पार्टिकल मास m का घूम रहा है गोल गोल रेडियस r में, मतलब सर्कल में घूम रहा है, और उसकी रेडियस हमने ले ली है r, और उसकी वेलोसिटी है v। तो जो सेंटर की तरफ लगाती है उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाती है सेंटर के ऊपर, तो वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे मान लो एक पार्टिकल मास m है, जैसे कि यहाँ पे मान लो एक पार्टिकल मास m का घूम रहा है गोल गोल रेडियस। ये मास है इसका, ये मान लो घूम रहा है, और इसकी रेडियस हमने ले ली है r, और रेडियस r सर्कल में, और वेलोसिटी, और उसकी वेलोसिटी है v।
इसकी वेलोसिटी हमने ले ली है v। तो सेंटर की तरफ लगाती, जो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है Fc इज इक्वल टू mv अपॉन आर स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन आर, mv स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv स्क्वायर अपॉन आर, ये होती है। नोट करते चलिए आप सब। जैसे कि हमने अभी देखा था कि न्यूक्लियर चार्ज को हम क्या कहते हैं, मैंने अभी बताया कि ना न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, प्लस जेड ई। तो वैसे ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स के हिसाब से हम देखेंगे। जो Q1 क्या होगा हमारा, Q1 क्या होगा E, और Q2 क्या होगा ZE, जो हमने अभी यहाँ पर सामने हमने सामने जो दो चार्ज बताए हैं, तो ये न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज में Q क्या होगा, एक E, और Q2 क्या होगा ZE होगा। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो FE इज इक्वल टू FC, तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो गया E, और Q2 क्या इज इक्वल टू हो गया, क्या हो गया ZE। तो हमने FE की वैल्यू कितने निकाले थे, FE की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 निकाले थे। तो Q1 Q2 की जगह हम क्या पुट करेंगे, EZE अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी हमने MV की वैल्यू कितनी निकाले, FC की वैल्यू कितनी निकाले, MV स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखेंगे फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल क्या बोल रहा है, मतलब इसका जो फिफ्थ रूल है वो क्या बोल रहा है, वाइल रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट an electron neither gains energy nor loses energy. Energy of an orbit or cell is fixed. मतलब इसमें बोल रहा है कि जब हमारा जो ऑर्बिट होता है वो रिवॉल्व करता है, जो ऑर्बिट होता है वो ऑर्बिट जो रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट जो रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कि वो जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, ना ही वो गेन करता है और ना ही लॉस करता है। उसकी जो एनर्जी रहती है ऑर्बिट और सेल की फिक्स्ड रहती है, बोल रहा है फिक्स्ड रहती बोल रहा है इसका फिफ्थ रूल। तो जो उसकी सेल रहती है, सेल क्या है, स्टेशनरी, जो सेल होती है वो स्टेशनरी एनर्जी लेवल में n इज इक्वल टू 1 के, n इज इक्वल टू 2 l, n इज इक्वल टू 1 के, n इज इक्वल टू 2 l, n इज इक्वल टू 3 m और n इज इक्वल टू 4 n। n इज इक्वल टू 1 रहा तो k बोलेंगे, n इज इक्वल टू 2 रहा तो l बोलेंगे, n इज इक्वल टू 3 रहा तो m, और n इज इक्वल टू 4 रहा तो n बोलेंगे। ये उसके सेल नंबर है। अब बोलेंगे सेल नंबर क्या होता है, बोल रहा है स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स में स्टेशनरी क्या होता है, स्टेशनरी का मतलब होता है कि जो चेंज नहीं होती। जैसे इसका एक एग्जांपल है, जैसे मान लो एक क्लास है, जैसे मान लो कि एक क्लास है, ये क्लास है। तो क्लास में मैंने कहा आगे 2 सीट लगी, आगे 2 सीट लगी, उसकी 2 सीट 1 मीटर छोड़कर लगेगी, उसके आगे फिर 2 सीट 1 मीटर छोड़ के लगी, फिर उसके बाद 2
2 सीट और लगी, 2 मीटर छोड़ के लगी। फिर तो जो एनर्जी लेवल है वो फिक्स्ड है। मैं आपको या तो आगे की 2 सीट में बैठा सकती हूँ या तो उसके 1 मीटर पीछे की 2 सीट पे। मैं आपको या तो आगे की 2 सीट जो सामने की 2 सीट है यहाँ पे बिठा लूँगी, या जो 1 मीटर वाली सीट की जो डिस्टेंस पे हमने सीट रखे है यहाँ पे बिठा लूँगी, या जो 2 मीटर की डिस्टेंस पे है उस पे बिठा लूँगी। उसके बाद 1 मीटर पीछे वाली सीट में, या फिर उसके बाद सीधा 2 मीटर पीछे वाली सीट में। मैं आपको बीच में कहीं नहीं बिठा लूँगी, बीच में कहीं नहीं बिठा सकती, कहीं भी नहीं। तो यही बात हमें बोहर लगातार समझाते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स। सिर्फ कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स डिफाइंड है जहाँ जाके इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। सिर्फ कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी जाकर बैठ जाएंगे। रदरफोर्ड क्या कह रहे थे कि यहाँ पूरी, उनके हिसाब से ऐसा था कि यहाँ पर एक पूरी मेड बिछी हुई है, ये एक मेड बिछी हुई है, बच्चों को कहीं भी बिठा दो, यहाँ यहाँ यहाँ, कहीं भी किसी भी जगह बिठा दो, कहीं भी, यहाँ यहाँ यहाँ, कहीं भी, पूरी मेड बिछी हुई है। बोहर ने बोला कि कुछ पर्टिकुलर जगह, जैसे बोहर ने क्या बोला कि बोहर का कहना था कि कुछ पर्टिकुलर जगह पे, जैसे ये सीट बिछी हुई है, जहाँ टेबल चेयर लगी हुई है वहीं पर जाके बच्चा बैठ सकता है। जैसे यहाँ पे टेबल लगी हुई है, जहाँ पे टेबल चेयर लगी हुई है वहीं पे बच्चा जाके बैठ सकता है। और साथ में एक और बात बोल दी, एक और बात क्या बोल दी उनने, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट और सेल इज़ फिक्स्ड। मतलब कि जो एनर्जी है ऑर्बिट और सेल की, ऑर्बिट और सेल की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है उसकी, वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड है यानी कि इसका मतलब है जैसे कि यानी हमें इसमें क्लास सिस्टम भी बनाया हुआ है। क्लास सिस्टम कैसा कि ब्राह्मण यहाँ बैठेंगे, ब्राह्मण तो यहाँ बैठेंगे, क्षत्रिय तो यहाँ बैठेंगे। जैसे हम दूसरे इसमें लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है कि जैसे मैंने बोला जिसके 90% आया है वो क्लास में केवल सबसे आगे बैठेंगे। केवल 90 मतलब आगे वाली सीट में केवल 90% वाले नंबर, जिसने 90 नंबर लाए हैं वो स्टूडेंट है। 80% वाले 2 मीटर की दूरी में बैठेंगे, 70% वाले उससे 2 मीटर की दूरी पर बैठेंगे, 70% वाले उससे 2 मीटर की दूरी पर बैठेंगे, 60% वाले उससे 2 मीटर की दूरी पर बैठेंगे, उससे 2 मीटर या 4 मीटर, जितने भी मीटर के हिसाब से हम बैठाना चाहें वैसे। यानी कि इसका मतलब ये एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट और सेल इज़ फिक्स्ड, मतलब उन दोनों की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड है, सेल की और ऑर्बिट की। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की कोई एनर्जी नहीं है, एनर्जी सेल की है। इलेक्ट्रॉन की कोई एनर्जी नहीं होती, एनर्जी किसकी होती है, सेल की होती है। इलेक्ट्रॉन उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ये बोहर का मॉडल था। बोहर हमें ये समझाना चाह रहे हैं।
स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स बोला गया है ना, जो चेंज नहीं होती। तो जैसे कि कुछ एनर्जी लेवल्स है और कुछ एनर्जी लेवल्स है ही नहीं। जैसे जैसे किसी में कोई एनर्जी लगती ही नहीं। एटम के अंदर सारे एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट नहीं करते। कुछ है और कुछ एनर्जी लेवल नहीं है। और जो एनर्जी लेवल है उन्हीं में इलेक्ट्रॉन को रहना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन अपने मुताबिक से एनर्जी नहीं ले सकता। यानी कि जैसे ये एक एटम है, एटम के अंदर एनर्जी लेवल एग्जिस्ट नहीं करती। जो एटम है इसके अंदर एनर्जी लेवल एग्जिस्ट नहीं करती। इसमें जैसे कुछ एनर्जी लेवल रहते हैं और कुछ नहीं रहते। और जो एनर्जी लेवल उन्हीं में इलेक्ट्रॉन को रहना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन अपने मुताबिक एनर्जी नहीं ले सकते। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने हिसाब से एनर्जी नहीं ले सकते। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो क्या है? फिक्स्ड है। कुछ पर्टिकुलर एनर्जी ही वो ले सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर एनर्जी, कुछ पर्टिकुलर रेडियस पे वो रिवॉल्व कर सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर रेडियस पे रिवॉल्व कर सकते हैं। कुछ ही पर्टिकुलर रेडियस, कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी पे ही चल सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना इंडिपेंडेंस नहीं है, मतलब उनको इतनी आज़ादी नहीं है कि कहीं भी चला जाए और कोई भी एनर्जी ले ले। कहीं भी चला जाए और कोई भी एनर्जी नहीं ले सकते हो। कोई भी एनर्जी नहीं ले सकते, कहीं जा नहीं सकते जब तक कर उनकी एनर्जी लेवल फिक्स्ड ना हो। तो जा ही नहीं सकते वो, अपने उनके अंदर इतनी इंडिपेंडेंस रहती ही नहीं। कोई भी एनर्जी जैसे ऐसा नहीं कि कोई भी एनर्जी ले लेंगे, कोई भी वेलोसिटी ले लेंगे। जैसे आप हो, आप मान के चलो आप 6th के बाद कहाँ जाओगे? 7th क्लास में तो जाओगे ना। साढ़े 6:30 क्लास में तो नहीं जाओगे। ये स्कूल में डिफाइंड ही नहीं होती है ऐसी क्लास कोई। पास हुए तो 7th में जाओगे, नहीं तो फिर वापस 6th में चले जाओगे। फेल हुए तो 6th में वापस। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी ज़्यादा है तो अच्छी सेल में तो अगली सेल में काम आएगी। इस सेल में कहीं बीच में कोई सेल नहीं है। तो वही इसका मतलब है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी या तो ज़्यादा रहेगी या तो कम रहेगी। ऐसे बीच में कोई एनर्जी नहीं रहती उसकी। ये बोहर का मॉडल है कि हर तरह की एनर्जी लेवल डिफाइंड नहीं है। कुछ फिक्स एनर्जी लेवल है और वहाँ जाके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वही रहेगी उस सेल के अंदर। उस सेल के अंदर ही रहेगी उसकी एनर्जी जब तक इलेक्ट्रॉन और उसकी एनर्जी उससे ज़्यादा हो। जैसे मान लो आप पीछे वाली सीट पे बैठते हो, आपके 70 मार्क्स आते हैं। 70 मार्क्स थे, अगले टेस्ट में आपने 90 मार्क्स लाया, आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपने 90 मार्क्स कर लिए। तो आप कहाँ आ जाओगे? आगे वाली सीट पे। पीछे वाली सीट से आप आगे वाली सीट पे आ जाओगे। यही इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। यही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। यदि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी तो अपनी सेल चेंज कर देगा, और जो उसकी एनर्जी होगी उसके अकॉर्डिंग वो अपनी सेल को चूज़ करेगा। एंड दो सेल्स आर कॉल्ड स्टेशनरी एनर्जी लेवल। ये तो हुई थ्योरी की बात। अब यहाँ से तो आपको थोड़ी समझ में ही आ गया होगा कि ये जो बोहर मॉडल है क्या समझाना चाह रहा है।
अब हम इसका कैलकुलेशन देखेंगे। यहाँ से तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम इसका कैलकुलेशन देखेंगे कि कैलकुलेशन में हमें क्या क्या फाइंड करना है। कैलकुलेशन में हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की रेडियस यानी कि त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या और वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट हम देखेंगे रेडियस। रेडियस यानी कि त्रिज्या होती है। तो जो रेडियस है, जो हमने पीछे जो दो इक्वेशन करी हम इसमें दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे इसमें। तो इसमें क्या बोला है, mvr इज इक्वल टू NH/2π। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन वाली फर्स्ट इक्वेशन थी। तो इसमें mvr इज इक्वल टू NH/2π। तो 1 ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। 1/4πε ZE²/r² इज इक्वल टू mv²/r। जैसे हम इस तरीके से लिखेंगे, NH/2π इज इक्वल टू mvr, 1/4πε ZE² इज इक्वल टू mv²/r², mv²/r, आर स्क्वायर लिखा गया। हमें इसमें आर फाइंड करना है। तो इसमें हमें आर फाइंड करना है। आर यानी कि आर हमारी त्रिज्या। तो NH/2π इज इक्वल टू mvr का होल स्क्वायर लेंगे हम। इसका हम होल स्क्वायर कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। पहले हम इसको स्क्वायर कर लेंगे। तो ये हो गया। तो हमने इसको डिवाइड कर लिए, तो ये नीचे आ गया। n² अपॉन h², 4π² हो गया। ये 4π² हो गया। इसका स्क्वायर करें तो n² h² अपॉन 4π² हो गया। अपॉन ये डिवाइड में चले गया, ZE² अपॉन 4πε r², m² अपॉन r² अपॉन mv² अपॉन r। तो अब इसमें से क्या क्या कैंसिल होगा हम ये देखते हैं। इसमें सबसे पहले कैंसिल होगा m² से a कैंसिल होगा, v² से v² कैंसिल होगा, और 4 से ये 4 कैंसिल होगा, 1π से 1π कैंसिल होगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? अब आगे देखते हैं इसमें क्या कैंसिल होगा। अब इसका हम लिखेंगे n² अपॉन h², n² h² अपॉन पाई, ये लिखेंगे। और ये एप्सिलॉन ऊपर चले गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू r² और ZE ये यहाँ आ गया। तो अब इज इक्वल टू mr² इंटू r। तो वही ये इसके मल्टीप्लिकेशन में ऊपर आ गया, और ये इधर क्या बच गया, mr² इंटू r। तो फिर आगे क्या है कि n² h² अपॉन पाई m। इज इक्वल टू पाई m। तो इसका जो m है
एम है, ये मैं एम इधर आ गया और इधर क्या बच गया, आर स्क्वायर बच गया। तो ये आर से आर कैंसिल हो गया। तो ये हमको काय की वैल्यू निकालना है, हमको आर की वैल्यू निकालना है। तो हमारा आर की वैल्यू कितनी आ गई, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये हमारी कितनी आर की वैल्यू हो गई है। दिस इज द रेडियस ऑफ स्क्वायर इन एन एच सेल। तो ये क्या निकल, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकल गई। अब हमें नेक्स्ट देखना है वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या देखना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू एम वी आर अपॉन एन एच अपॉन 2 पाई। इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, इसमें क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, क्वांटाइजेशन कंडीशन वाला, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। इसमें हम आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब जो भी हमने आर की वैल्यू निकाले है उसको यहाँ पुट कर देंगे आर की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, एम वी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एन एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो अब हम इसमें से एम को कैंसिल कर देंगे, एन ए कैंसिल हो जाएगा, एक एच से एक एच, पाई से पाई और बस इतनी चीज़ें कैंसिल हो गई। हमें क्या निकालना है इसमें, v। तो इसमें हम ये सब चीज़ें कैंसिल कर दी हैं। तो इसमें से हमारा v निकालना है, हमको v निकालना है। तो v बाकी सबको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो v निकालेंगे तो v क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू, यहाँ पे निकलेगा हमारा जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 जेड वी इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट एन। v की वैल्यू निकल जाएगी, v की वैल्यू निकल जाएगी, v इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट एन। ये हो जाएगी हमारी v ई की वैल्यू। हमारी आर एन की वैल्यू निकल गई है। तो ये हमारा डेरिवेशन है। इसमें हमने देखे त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, और हमने देखे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमने डेरिवेशन से जो इनकी वैल्यू निकाले हैं। तो ये यहाँ पे ये है हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल। मैं कमेंट सबके लास्ट में पढ़ूँगी। आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट हो तो मुझे बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।